मोहम्मद गौरी। गौर वंश का उत्कर्ष। गौर राज्य की स्थापना। गयासुद्दीन गौर राज्य की स्थापना की कैसे हुई, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। 12वीं शताब्दी में गजनी तथा हिरात के मध्य गौर नाम का एक छोटा सा राज्य था। महमूद गजनवी ने गौर पर अनेक आक्रमण किए, किंतु वह इस राज्य को कभी भी पूर्ण रूप में अपने राज्य में न मिला सका। इस प्रकार दोनों राज्यों में संघर्ष जारी रहा। बाद में गौरी के शासक गयासुद्दीन बिन गौर ने गजनी के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अपने भाई मुइजुद्दीन को मोहम्मद गौरी के नाम से गजनी का शासक नियुक्त किया। और जिस समय मोहम्मद गौरी गजनी एवं गौर प्रदेश का शासक था, उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? दयनीय थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। मोहम्मद गौरी की महत्वाकांक्षा उन्हें से भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद गौरी को यह भली बात ज्ञात था कि महमूद द्वारा भारत की संपत्ति लूटे जाने के बाद भी अभी यहाँ अपार संपत्ति के भंडार है। इधर पंजाब में इस समय महमूद गजनवी के वंश का शासन था, जिसने मोहम्मद गौरी को हमेशा भय बना रखा था और यह राज्य कहीं उस पर आक्रमण न कर दे। मतलब ये क्या हुआ, जिस समय गजनी गौर के उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति दयनीय थे, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और वह भारत से धन संपदा लूटना चाहता था। वो मुल्तान के शियाओं से भयभीत था, अतः अपने साम्राज्य की सुरक्षा तथा संपत्ति वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए भारत में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए। सबसे पहले कहाँ किया उसने? मोहम्मद गौरी के आक्रमण के भारत की स्थिति में जो आपको बता चुकी हूँ। महमूद गजनवी ने 1100 जब मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया। दोनों आक्रमण के मध्य 148 वर्ष का अंतर रहा। मतलब महमूद गजनवी ने कब किया था? 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। दोनों के मध्य लगभग 148 वर्ष का अंतर रहा, परंतु भारत की राजनीतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। भारतीयों ने महमूद के आक्रमण को भुला दिया, उसको कोई सबक नहीं सीखा। भारत अब भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कुछ राज्य अवश्य शक्ति संपन्न बन गए थे, परंतु सभी राज्य किसी न किसी कारणवश आपस में उलझे हुए थे, संघर्ष करते रहते थे। देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से मोर्चा लेने की बात उनकी बुद्धि और समझ के बाहर था। तो गौरी के आक्रमण के समय भारत में प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य। तो गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम राज्य थे सिंध, मुल्तान और पंजाब। तो सिंध में सुम्र जाति के सिया मुस्लिम शासकों का, मुल्तान में करमाती जाति के सियाओं का, पंजाब में गजनी वंश के शासकों का राज्य था। तो तीनों मुस्लिम राज्यों के साधन काफी सीमित थे। इन राज्यों को अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा था, पड़ोसी हिंदू राज्यों से सहयोग भी उपलब्ध न था। इसलिए इनमें शक्तिशाली विदेशी आक्रामकता की प्रगति रोकने की क्षमता न थी। पंजाब का गजनवी वंश अपनी पूर्व शक्ति प्रतिष्ठा खो चुका था और उसके शासक आसपास के हिंदू राज्यों की सीमांतों की लूटमार करते थे। उनमें अपने राज्य को बढ़ाने की क्षमता नहीं थी। उल्टे अजमेर के चौहानों ने उन्हें राज करके पंजाब के कुछ क्षेत्र हथिया लिए थे। तो ये पहला राज्य था। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम सिंध, मुल्तान और पंजाब 3 मुस्लिम राज्य थे और सिंध पर सुम्र जाति के शिया शासकों का था, मुल्तान में करमाती जाति के शियाओं का, पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। तो बहुसंख्यक इनके राज्य की बहुसंख्यक हिंदू थी और पड़ोसी हिंदू राज्यों का सहयोग भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए शक्तिशाली विदेशी आक्रामकता की प्रगति रोकने में क्षमता न थी। पंजाब का गजनवी वंश अपनी शक्ति प्रतिष्ठा खो चुका था। दूसरा, अजमेर का चौहान राज्य, पृथ्वीराज चौहान। गौरी के आक्रमण के समय अजमेर दिल्ली चौहान राज्य उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा शासन कर रहा था।
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने सफालदक्ष में चौहान वंश की नींव रखी। उसके वंश में दुर्लभ राज प्रथम ने काफी ख्याति अर्जित की। वह प्रतिहारों का सामंत था। उसके बाद वाकपति प्रथम ने इस वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और महाराज की उपाधि धारण की। उसके एक वंशज विग्रहरादित्य ने गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया। दुर्लभरादित्य ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चौहान राज्य की शक्ति का विस्तार अजय राज के शासनकाल में हुआ। उसने परमारों को पराजित कर अजयमेरु नगर को बसाया, चौहानों की राजधानी बनाया। अर्णोराज भी पराक्रमी शासक निकला। उसका लड़का विग्रहराज चतुर 1158 से 1163 और भी पराक्रमी निकला। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों को चौहान राज्य में मिलाया। गजनवी शासकों को परास्त करके कुछ क्षेत्र अपने राज्य में सम्मिलित कर रही है। इसके बाद अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर क्रमशः अजमेर के शासक बने। पृथ्वीराज द्वितीय जिसे मुस्लिम इतिहासकारों राय पिथौरा खाए सोमेश्वर का बड़ा पुत्र था। उसकी जन्म तिथि विवादास्पद है, किंतु अधिकांश विद्वानों ने 1166 ईस्वी को सही माना है। अपने पिता की मृत्यु के समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का था, अतः कुछ वर्षों उसकी मां कर्पूरी देव ने शासन चलाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1178 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज के शासन के सभी कामकाज उसने हाथ में ले लिए। पृथ्वीराज गद्दी पर होते ही आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसे अल्पवयस्क समझ विग्रहराज चतुर के पुत्र नागौरजन उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार जमा लिया। कुछ चौहान सरदारों का सहयोग पाकर उसने अजमेर की तरफ प्रस्थान किया, परंतु पृथ्वीराज ने उसे बुरी तरह से पराजित किया। नागार्जुन युद्ध में मारा गया। इसी समय चौहान के राज्य के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, मथुरा में आबाद भंडारकों ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1182 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज ने भंडार को उनके विरुद्ध कुचलकर इन क्षेत्रों पर पुनः अपना शासन स्थापित किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज ने विस्तारवादी नीति को अपनाने का निश्चय किया। उसकी इस नीति का पहला शिकार महोबा चंदेल राज्य था। उस समय बुंदेलखंड में चंदेल राजपूतों का शासन था। महोबा उनकी राजधानी थी। परमर्दी देव अथवा परमारदीन चंदेलों का शासक था। पृथ्वीराज ने परमर्दी को परास्त करके चंदेलों के राज्यों को पदाक्रांत किया। इस अवसर पर कन्नौज के जयचंद ने चंदेलों की सहायता से जैसे चौहान और गहलवाल राजवंशों में पहले से चली आ रही शत्रुता और बढ़ गई। 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया और मार्ग में आबू के परमारों को भी परास्त किया। चौहानों को साम्राज्य विस्तार के लिए गहलवालों में लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय की भांति कन्नौज का गहलवाल शासक जयचंद भी अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की आकांक्षा रखता था। अतः पृथ्वीराज और जयचंद की विस्तारवादी नीतियों में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों को सहायता देकर जयचंद ने पृथ्वीराज के असंतोष को बढ़ाया। बदले में पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर स्थल से अपहरण कर जयचंद को अपमानित किया। इस प्रकार गौरी के आक्रमण समय दोनों शक्तिशाली शासक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। कन्नौज का राज्य उत्तरी भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य गहलवाल राठौड़ों का था। गोविंद चंद्र और विजय चंद्र के शासनकाल में कन्नौज राज्य की सीमाओं काफी विस्तार हुआ। सैनिक शक्ति की धाक जम गई थी। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। वह एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक था। रंभा मजरी नामक नाटिका में उसे दल पुंगल कहा गया है। प्रबंध चिंतामणि और सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथ में एक शक्तिशाली सेना राज्य का अधिपति कहा गया है। मुस्लिम इतिहासकार इब्न आसिर का कथन इसकी पुष्टि करता है। स्वयं पृथ्वीराज और जयचंद को एक शक्तिशाली राजा बताता है। पाल और सैन वंश तो गजनी के समय बंगाल पर पाल वंश शासन कर रहा था, परंतु गौरी के समय पालों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। अब उनका राज्य केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित था। उनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों के ही एक सामंत विजय सेन ने बिहार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार, कलिंग के अधिकांश क्षेत्रों को जीतकर सेन राज्य वंश की शक्ति को विस्तार किया। गौरी के आक्रमण समय इस समय लक्ष्मण सेन का शासन था, जो वृद्ध हो चुका था। फिर गुजरात के सोलंकी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सोलंकी राजवंश से अपना शासन स्थापित किया। गजनवी के इस समय भीमदेव का शासन था। उसके बाद जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल शासक हुए। इन दोनों के शासनकाल में सोलंकी राज्य की शक्ति का विकास हुआ। 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हुई। उसके बाद सोलंकियों की शक्ति क्षीण होने लगी। गौरी के समय वहां मूलराजित्य का शासन हुआ। दुर्बल शासक था। उसका राज्य गुजरात
तथा सौराष्ट्र तक ही सीमित था। अन्य राज्य, भारत के अन्य राज्यों में चंदेलों का राज्य महत्वपूर्ण था। जेजाग भुक्ति का अधिकांश क्षेत्र चंदेलों के अधिकार में था। महोबा उसकी राजधानी थी। परमर्दी देव ने चंदेल राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त कर चंदेलों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। गौरी के समय दक्षिण भारत पर अनेक छोटे राज्यों में विभाजित थे। इसमें देवगिरी के यादव, वारंगल के काकते, दारसमुद्र के होयसल, मदुरा के पांड्य वंश थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण के राज्यों में आपसी सहयोग एकता का अभाव था। वे भी परस्पर संघर्षशील थे। पहले की बात, इस समय दक्षिण भारत उत्तर भारत की राजधानी से विरक्त था। गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में 3 राज्यों सिंध, मुल्तान, पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्यों में राजपूतों का शासन था। भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या क्या थे? भारत पर आक्रमण के उद्देश्य: साम्राज्य विस्तार करना। मोहम्मद गोरी एक साहसी महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी के छोटे से राज्य और सीमित साधनों से संतोष नहीं हो सकता था। वह महमूद गजनी के भांति विशाल साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा करता था। गजनी के पश्चिम और उत्तर साम्राज्य विस्तार की अधिक आशा नहीं थी, क्योंकि उस तरफ उसी के समान महत्वाकांक्षी शासकों का शासन था। अतः सामने पूर्वी मार्ग बचाता था। परिस्थितियां अनुकूल थी, क्योंकि इस समय भारत की राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक दोषों का शिकार बना हुआ था और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना चाहता था। धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। धर्म का प्रचार करना चाहता था। इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। तो ये उसके आक्रमण के उद्देश्य थे।